हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्गदर्शन में। आई होप यू आर वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भारत की राज्य एक परिचय के रूप में देखने वाले हैं जो भौगोलिक और राजनीतिक दोनों रूप से होगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं सीधा टॉपिक पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, भारत एक परिचय राजनीतिक रूप से देख लेते हैं सबसे पहले, जिसमें हम देखते हैं भारत का संवैधानिक नाम क्या है। वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत गणराज्य है तथा राजधानी क्या है उसकी, नई दिल्ली राजधानी हो गई। तथा आज़ादी हमें कब प्राप्त हुई, 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और संविधान कब लागू हुआ हमारे देश में, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये पूर्ण रूप से इसलिए लिखा गया है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जिसका क्या मतलब है, 26 जनवरी का इसी दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं, प्रशासनिक प्रभाग देखते हैं। सबसे पहले 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये अब घटते बढ़ते रहते हैं, कभी केंद्र शासित प्रदेश बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ठीक है, तो इस चीज के साथ हमें करंटली अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो 1 अरब 21 करोड़ 10 लाख 85 हजार 4 हजार 9 सौ 77 आपकी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू बुक डेटा। ठीक है, बाकी जो करंटली स्टेटस होगा उसके साथ आप अपडेट हो जाना। ये 2011 के अनुसार है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, जिसमें साक्षरता दर कितनी होगी, वो साक्षरता दर का जो रेशो है वो 73% है, जिसमें पुरुष 80.9% होंगे और महिलाएं 64.6% होंगी। ठीक है, लिंगानुपात कितना है, 943/1000। इसका आप छोटा सा क्लियरली मतलब समझिए, ये 1000 अगर पुरुष होंगे तो उनके ऊपर 943 वीमेंस डिपेंड होंगी। ठीक है, अभी जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व है हमारा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसका 1 किलोमीटर के दायरे में 382 व्यक्ति रह रहे हैं, उसमें लेडीज जेंट्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी हम इससे अगला देखते हैं, जो ग्रामीण व शहरी जनसंख्या देख लेते हैं वो कितना है, क्रमशः देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रामीण की बात कर लेते हैं। 68.9% ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में जनसंख्या रहती है, और शहरी एरिया में 31.1% टोटल जनसंख्या रहती है। ऊपर मैंने आपको अभी संविधान के बारे में बताया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बारे में थोड़ा सी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए। जो भारत का दुनिया का सबसे लिखित लंबा संविधान है वो भारत का ही है, जिसमें 1,06,385 वर्ड यूज हुए हैं। और सबसे छोटा भी एक बार आप नोट कर लीजिएगा, दुनिया में सबसे छोटा संविधान जो लिखा हुआ है वो मोनाको देश का है, उसमें टोटल 3,814 वर्ड्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा तथा इसको एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, जिसमें अब जब हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारी जो भारत होगा, भारत एक संसदीय प्रणाली अपनाता है, जिसमें देखते हैं हमें लोकसभा है। लोकसभा में टोटल वर्तमान में सीट कितनी है, वो 543 सीट्स हैं, तथा अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, वो 550 हो सकती हैं। इसी तरीके से हम राज्यसभा की भी जान लेते हैं, 245 वर्तमान सिटीज हैं, और अधिकतम वो कितनी हो सकती है, वो 250 हो सकती हैं। हमारी सरकार का प्रकार कैसा है, नेक्स्ट पॉइंट है जो उसको नोटिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी सरकार का प्रकार कैसा है, हमारी सरकार का जो प्रकार है वो संसदीय सरकार पद्धति के साथ है। अब इस लाइन को सुनकर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। संसदीय सरकार पद्धति का क्या मतलब है, सरकार संसदीय पद्धति का क्या मतलब है, ये मतलब है कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली होगी। संसदीय प्रणाली में क्या होगा कि हमारे संसद, हमारी जो सरकार होगी उसमें एक संसद होगी। संसद में 2 सदन होंगे, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा, तथा इनकी जो मैंने ऊपर आपको अभी सीट्स बता भी दी हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। अभी हमारी जो संसदीय सरकार पद्धति है, इसमें इसके अंदर क्या क्या होगा, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली सरकार होगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, साफ साफ मीनिंग ये है कि हमारी सरकार इतनी एलिजिबल है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी रखती है, तथा हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब ये होता है कि हम संपूर्ण अपनी सेल्फ डिपेंड, अपनी ताकत स्ट्रॉन्गनेस के साथ हैं, हम किसी और अदर कंट्री पर डिपेंड नहीं है। 1947 से पहले आजाद हम गुलाम थे अंग्रेजों के साथ, उनके ऊपर डिपेंड रहते थे। वहां से जो इंग्लैंड से जो रूल्स बनकर आते थे हम इंडियंस के लिए, हम उन्हें फॉलो करते थे, और हमें उन्हीं के ऊपर डिपेंड होना तो पड़ता था, और उन्हें ही हमें फॉलो करना पड़ता था। लेकिन आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, हम पूरी तरीके से फ्रीडम हो चुके हैं, तो अब हम सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के साथ हैं। ठीक है, समाजवादी का क्या मतलब है, जो समाज के हित की बात करे, समाज को पक्ष में रख के बात करे, तथा किसी भी एक महत्वपूर्ण, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन का पक्ष ना लेते हुए
पूरे समाज के हित की बात करे, ठीक है। समाजवादी का मतलब ये हो गया। पंथ निरपेक्ष किसको बोलते हैं? पंथ निरपेक्ष ये होगा, हमारे देश में वैसे बहुत सारे धर्म एक सबसे बड़ी, देखो मैं बहुत अच्छी बात है हमारे देश की, बहुत प्यारी बात लगती है मुझे, हमारे देश में सभी धर्म एक साथ रहते हैं, ठीक है। और किसी में भी इस तरीके से लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होती, सब अपने कहीं ना कहीं अपना भाईचारा भाईचारा बना करके रखते हैं। जैसे इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में बोल देते हैं भाईचारा ऑन टॉप, तो वो वाली फीलिंग आती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होगा, सरकार किसी भी एक धर्म का पक्ष ना करते हुए सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उनके हित की बात करेगा, जो सही होगा उसी को फॉलो करेगा, उसी को अलाउ करेगा, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य समझ लीजिए, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है समझने में, क्योंकि बच्चे बहुत सा बार कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो उस देश की पीपल्स होंगे, वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, वहाँ के जो लोग होंगे, वो अपने प्रतिनिधि को खुद स्वयं चुनते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम जानते हैं, हाँ भाई आज हमारे विधानसभा का चुनाव है, एमपी एमएलए का चुनाव है, सब चीज़ आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जाते हैं भाई अपनी वोट, अपना इलेक्टर जो हमारा वो वोट वो होता है, प्रतिनिधि होता है, सबका अपना अपना एक पसंदीदा प्रतिनिधि होता है। हम इसको वोट करेंगे, हम इसको वोट करेंगे, तथा जिताने के लिए हम वोटिंग करने जाते हैं ना। तो वो एक तरीके से आप समझ लीजिए, वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तथा यहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, तथा जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे वो सरकार में जाकर के अपनी सेवा देगा, और तथा वहां से ही वो लोगों के प्रति जवाबदेही हो जाता है। कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी उसके ऊपर एलिगेशंस आते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जवाबदेही कौन होगा? वो प्रतिनिधि होगा जो सरकार के अंडर में रहकर काम कर रहा है, तथा सरकार एक तरीके से जवाबदेही होगी, तथा हमारा प्रतिनिधि हम स्वयं चुनते हैं। साथ ही वहाँ का कोई राजा या रानी नहीं होता, वहाँ का एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, वहीं से जिस व्यक्ति को निर्वाचन चुनते हैं, पूरे सरकार का उत्तरदायी लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा दिया मैंने समझाने में। चलिए आगे जान लेते हैं, ये थोड़ा बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, लेकिन अब फिर रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। हमने देख ही लिया है, वर्तमान में टोटल 543 सीट हैं लोकसभा में और 245 सीटें राज्यसभा में। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी हमारा भारतीय मोर है, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल, राष्ट्रीय पशु हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद, और राष्ट्रीय जलीय जीव हमारे डॉल्फिन है। डॉल्फिन के बाद चलते हैं, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा, और राष्ट्रीय मुद्रा हमारी भारतीय रुपया है। ठीक है, इतनी सब चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। ये स्लाइड में एक मैप लगाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि भारत में कौन सा स्टेट किस जगह स्थित है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में जाते हैं, आपको माइंड मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए ज्योग्राफी के हिसाब से। और वैसे भी आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने देश का इतना तो पता होना चाहिए ना। आप तैयारी भी नहीं कर रहे तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारे देश में मैप में कौन सा राज्य किस जगह बसा हुआ है, ठीक है। तो आप इस मैप को एक बार बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे लद्दाख आ गया ऊपर की तरफ, और हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, सिक्किम वगैरह सब चीज़ आ गए हैं। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये गुजरात वगैरह सब, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, ये सब चीज़ इधर आ गई लेफ्ट साइड में। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, ये पुडुचेरी इधर भी आ गया, देखो ये दो पक्षों में डिवाइड हो गया। फिर तमिलनाडु आ गया, श्रीलंका आपका दूसरा देश हो गया, ये ओडिशा आ गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। इस तरीके से 29 के 29 राज्य हमारे, और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें सब इंक्लूड है। आप देख लीजिएगा एक बार, जिस टाइम पे आप इसको पढ़ेंगे तो आपके टाइम पे याद आ जाना चाहिए माइंड मैपिंग भरते समय, कि हमारा कौन सा राज्य किस जगह लोकेटेड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आज छोटा सा जान लेते हैं कि भारत का एक भौगोलिक परिदृश्य भी देख लेते हैं, भौगोलिक परिदृश्य कितना है। भारत का परिचय भौगोलिक रूप से, भौगोलिक स्थिति किसी है हमारी, एशिया महाद्वीप में भारत बसा हुआ है, तथा भौगोलिक निर्देशांक अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से और 37.6 डिग्री नॉर्थ मुख्य भूमि तक। देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से और 97.25 ईस्ट तक। ठीक है, स्थानीय मानक स्टैंडर्ड क्या है, जीएमटी 5.5। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है हमारा, 32,87,479 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तट कितना है, 7,516.60 किलोमीटर। जलवायु कितनी है, उष्ण और उष्ण कटिबंधनीय,
मानसूनी जलवायु है। पड़ोसी देश हमारे 8 हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका। ये मैंने अभी आपको बताया ना, पीछे मैप मैप लगाया ना, मैप के अकॉर्डिंग जब आप इतने स्टेट लोकेटेड करेंगे बैठ करके, साथ में आप ये भी देखना हमारे नेबर कंट्रीज कौन कौन है। उसमें 8 नेबर कंट्रीज है। नेबर कंट्रीज का आप एक बार स्टेटस देखना। आपको सबसे पहले देखो, जिधर आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा उधर आपको पाकिस्तान सेट करना है। पाकिस्तान के बाद आपको अफगानिस्तान सेट करना है। इसी तरीके से जब आप नीचे नीचे करते जाओगे और आप इधर तक आ जाओगे, तमिलनाडु तक आ जाओगे, कन्याकुमारी तक आ जाओगे, तो आपको फिर नीचे श्रीलंका मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपडेट रखना है खुद को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की उद्गमित सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। लगभग लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन केटू। भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि। कुल द्वीप कितने हैं? हमारे जो देश में कुल द्वीप हैं वो अंडमान व निकोबार द्वीप 572, लक्षद्वीप 36। ठीक है, राष्ट्रीय कुल राष्ट्रीय पार्कों की बात कर लेते हैं। 106 राष्ट्रीय पार्क हैं 2023 तक के अनुसार। ठीक है, कुल रामसर स्थल कितने हैं? 85, अगस्त 2024 की रिपोर्ट तक के अनुसार। बाघ रिजर्व कितने हैं हमारे? टाइगर रिजर्व कितने हैं? वो 55 है। ये वनावरण और वृक्षावरण कितना है हमारा? 24.62%। सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। स्थान, इसका स्थान भी देख लेते हैं एक बार, किस जगह लोकेटेड है। भारत एशिया महाद्वीप में एक स्थित एक देश, दक्षिण एशियाई देश है। भारत उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में अरब और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। देखिए, आपको फिर से एक बार मैप की तरफ चलना पड़ेगा। मैप के लिए आप एक बार फिर से खुद को अपडेट कर लीजिए। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। हमने सबसे ऊपर पढ़ा, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? एशिया महाद्वीप की है। तथा यह एक दक्षिण एशियाई देश है। एशिया में भी किस जगह का? दक्षिण एशियाई देश, क्योंकि एशिया के बीच 4 भाग होंगे, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया। ठीक है, इसी तरीके से भारत किस जगह स्थित है? दक्षिणी एशियाई देश है। भारत के उत्तर में हिमालय कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया, भारत के उत्तर में हिमालय कहाँ मिलेगा आपको? भारत के उत्तर में हिमालय यहाँ पे मिल जाएगा। ये उत्तर साइड होगी भारत की। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा? फिर दक्षिण पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये पश्चिम बंगाल आपको इधर मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। ठीक है, फिर दक्षिण पश्चिम में अरब की सागर, अरब सागर दक्षिण पश्चिम आपका इधर आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम आपका इधर आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं इसका, इधर की साइड में, यहाँ पे आपको अरब सागर मिल जाएगा। वह दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। आपका दक्षिण में इधर से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए, आगे के मैप में आपको सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, ये आपको कैलाश श्रेणी मिल जाएगी, वृद्ध हिमालय मिल जाएगा, सांगोपो नदी मिल जाएगी, नागा पर्वत मिल जाएगा, पटगई बुम मिल जाएगा, लद्दाख श्रेणी मिल जाएंगी, कुश हिंद, सुलेमान श्रेणी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज, सिंधु नदी पाकिस्तान में चली गई, जो मैंने आपको बताया था। ये थार का रेगिस्तान आ गया, भारतीय रेगिस्तान रेगिस्तान। यमुना नदी इधर आ गई, गंगा नदी उत्तरी मैदान से होते हुए घाघरा, गंडक, कोसी, कर्क रेखा कितनी जाती है? कर्क रेखा यहाँ से यहाँ तक देखो, बीच में से निकल के जा रही है ना, राजस्थान वगैरह के होते हुए पश्चिम बंगाल में वो निकल करके जाती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। दक्कन का पठार है, कृष्णा है, लक्षद्वीप मालाबार है, गिर श्रेणी इधर आ गई। देखो, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया, कोरोमंडल आ गया, कोरोमंडल तट आ गया, कार्डम पहाड़ियाँ आ गई, गोदावरी आ गई, महेंद्रगिरी पर्वत आ गया, उत्तरी सरकार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें कवर करनी है। चलिए आगे चलते हैं। ये भारत की आपको कर्क रेखा का स्टेटस मिल जाएगा उधर। इसकी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर जाती है? भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा कहाँ से शुरू होती है? गुजरात के अहमदाबाद से शुरू होती है, तथा ये मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से को कवर करेगी, तथा ये इधर छत्तीसगढ़ होते हुए रांची झारखंड में को होते हुए त्रिपुरा, और ये आपका पश्चिम बंगाल का भी कुछ एरिया लेगा, तथा मिजोरम में जाकर आपके 8 राज्य को कवर करेगा। ये पश्चिम बंगाल, ये झारखंड भी होकर के जाता है। पश्चिम बंगाल उत्तरी अक्षांश हमारा 23 डिग्री से लेकर 30 तक डिपेंड है। ठीक है, राजस्थान में जाएगा। देखिए, आप भी इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद लिखा हुआ है राज्य, और गुजरात मतलब, और ये राजस्थान भोपाल, आप गिन गिन लेना, टोटल 8 राज्य मिलेंगे। भोपाल, मध्य प्रदेश, रांची छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, अब जा भारतीय स्टैंडर्ड मानक टाइम में देख लेते हैं। जो जीएमटी आपको मैंने बताया था ना 5:30, वो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये दूरस्थ बिंदु देख लेते हैं। भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? उत्तरी इंद्राकोल, इंद्रा लद्दाख में, तथा पूर्व में
किबथु अरुणाचल प्रदेश लास्ट पॉइंट है, तथा पश्चिम इसमें पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में, और लास्ट में कन्याकुमारी तमिलनाडु दक्षिणतम बिंदु नोट भारत की मुख्य भूमि का। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि के दूरस्थ बिंदु हैं। अगर आप किसी भी कोने से देखेंगे, हाँ भाई अगर आप उत्तर प्रदेश में है, मिडल में है, एक तरीके से मध्य प्रदेश में है, आप वहां से अगर देश जानना चाहें, हाँ भाई पूरब में कौन क्या चीज़ है, लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के किबुतु में जाना पड़ेगा आपको, लास्ट पहुंच जाएंगे आप भारत के दूरस्थ बिंदु पे पहुंच जाएंगे। और उत्तरी साइड में आप हिमालय के बराबर में जाएंगे, हिमालय की साइड में जाएंगे तो आपको इंदिरा कॉल लद्दाख में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पश्चिमी साइड में पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में मिल जाएगा। लास्ट दूरस्थ बिंदु की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दक्षिणतम बिंदु कितना होगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में कैप कॉमीरन दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र देख लीजिए। थार का रेगिस्तान कितना है, थार का रेगिस्तान यहाँ पे आएगा। उत्तरी पर्वतीय पठार कितना होगा, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पठार ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की साइड में। ये पूर्वी हिमालय कितना हो जाएगा, ये शिवालिक श्रेणियों से होता हुआ दक्कन के पठार में को निकलता हुआ इधर की तरफ मिलेगा। ठीक है, दक्षिण उच्च भूमि दक्कन का पठार नीचे, और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र आ गया, लक्षद्वीप समूह इधर आ गया, और पूर्वी तटीय क्षेत्र इधर आ गया, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर आ गया। ये सब चीज़ आपकी इस वजह से दिखाई जा रही है ताकि आप जब माइंड मैपिंग करो, माइंड बना मैप तैयार करो, आपके ये सब चीज़ें दिमाग में एक तरीके से रिवाइज हो जानी चाहिए, पहाड़ियों की भूमि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलिए आज की वीडियो को इतने रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।